हाय फ्रेंड। क्लास 8 के बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतीक ईशान बायो क्लासेस से किसी कारण से मेरा वीडियो अधूरा रह गया था। तो हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें ये औस अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क से थोड़ा हटकर और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें ये विशाल क्षेत्र में जहाँ पेड़ पौधे, जंतु और आदिवासियों तक को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए संसाधनों से सुरक्षित किया गया है। ना यहाँ पेड़ पौधों को काटा जा सकता है, ना जंतुओं का शिकार होगा, और यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग अपने आदिवासी सभ्यता के हिसाब से ढंग से रह पाएंगे। उसके साथ किसी तरह का संस्कृति में छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष की घोषणा की थी, और प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में जैव विविधता की कमी नहीं है, बहुत ही जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर्यावरण असंतुलित होने के कारण बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त प्राय हो गए हैं, मतलब अब वो खत्म होने के कगार पर है या विलुप्त होने के कगार पर है। अब हम लोग कुछ विलुप्त पौधों के बारे में बात करेंगे, जैसे अनेक एल्गी, बहुत तरह के एल्गी है जो जंगलों के कटाई से, एल्गी मतलब शैवाल जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, वो भी विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त हो भी चुके हैं बहुत सारे, जैसे फंजाई, बहुत सारे कवक, ब्रायोफाइट, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिनको साइकेड इत्यादि विलुप्त हो चुके हैं। अब विलुप्त जंतुओं में अगर बात करें तो मॉरिशस में पाए जाने वाला डोडो पक्षी, जो कि बहुत भारी होने के कारण उड़ भी नहीं सकता था, और उसका मांस काफ़ी टेस्टी होने के चलते लोग उसका आसानी से शिकार करके मार के उसे खा गए। तो ये मॉरिशस द्वीप में जो पाए जाने वाला डोडो था, ये बेचारा ये विलुप्त हो चुका है। अब हम लोग डायनासोर को भी जान रहे हैं। ये लाखों वर्ष पहले हमारे धरती पर मौजूद थे और ये विलुप्त हो गए। तो इनके विलुप्त होने के पीछे बहुत सारी बात कही जाती है, उल्का पिंड के गिरने से और मौसम परिवर्तन के कारण ये अपने आप को यहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाया और वो समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए। अब बहुत सारे विलुप्त प्राय जंतु कहने का मतलब वैसे जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर हैं आज के समय में। तो वो कुछ हैं जंतु, उनके नाम को हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। अब पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें, हम लोग अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जैसे कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बतख, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सींग, बाघ, चीता, गेंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, डॉल्फिन जिसको सॉस भी बोलते हैं, सॉस, तो ये विलुप्त होने के कगार पर है। अच्छा, डोडो पक्षी की तो हम लोग बात कर चुके हैं कि एक तो ये उड़ नहीं पाता था, इसका शिकार आसानी से हो गया। दूसरा, इसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग इसका शिकार अच्छे से करके इसको समाप्त कर चुके हैं, जो मॉरिशस द्वीप में पाए जाते थे। अच्छा, इसके बाद बाघ की बात करें अगर, तो बाघ जंगली जानवर है, इसका अस्तित्व इसका भी खतरे में है। शिकारी द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून के लिए से शिकार करते हैं, और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया है। अब इसका शिकार नहीं किया जा सकता है, करना कानूनी रूप से गलत है, इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया गया। पहले हमारे यहाँ 40,000 बाघों की संख्या थी, लेकिन अब घट करके 2021 के आंकड़े के हिसाब से 1706 बाघों की संख्या रह गई है। अब प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से इसको 1972 से बचाने की शुरुआत की गई एक योजना के तहत। अब बात की जाए डॉल्फिन, जो व्हेल के खानदान में से हम लोग कह सकते हैं, वो अपना संबंध रखता है व्हेल से। इसकी लगभग 40 प्रजातियां हैं। ये 2 मीटर से लेकर के
9.5 मीटर यानी 9.5 मीटर तक की भी हो सकती हैं। और ये खासकर उथले पानी क्षेत्रों में ज़्यादातर रहती हैं और मांसाहारी होती हैं। छोटी मछली और छोटे जंतुओं को खाना पसंद करती हैं और बुद्धिमान जीवों में से ये एक है। अक्सर दोस्ताना व्यवहार रखता है और मनुष्य के साथ भी इसका गहरा संबंध है। और ये हमारे बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव तक के गंगे क्षेत्र में ये पाई जाती है और इसकी भी संख्या विलुप्त प्राय ही है। लगभग इसको अब अगर एक सर्वे के हिसाब से 2000 से भी कम ये बच गई हैं और इसका शिकार करना भी कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है और उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार के पास भी है और हम लोगों को भी करनी चाहिए इसके। और डॉल्फिन शिकार और इसका शिकार सख्त मना है, ये हम लोग को समझ के रख। बिहार में ये कहलगांव से लेके बक्सर तक के गंगा क्षेत्रों में मिलेगी। अच्छा, और बड़े जानवर को बोलता है छोटे जंतु विलुप्त होने के खतरा ज्यादा रहता है बड़े जानवर अथवा छोटे जानवरों पर। अब कुछ जंतु जो ज्यादा तेज हैं, जिनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, तो उनकी संख्या तो ठीक है, लेकिन जिनकी आबादी कम है और प्रजनन काल भी जिनका बहुत ज्यादा होता है जैसे बड़े जीवों में, तो उन पर संकट ज्यादा रहता है विलुप्त होने की। अच्छा, इसके बाद प्रवासी पक्षी की बात करें। कुछ पक्षी हम लोगों को कुछ कुछ सीजन में दिखाई देती है। जैसे ठंड के समय में हम लोग देखते हैं दूर, जैसे साइबेरिया से, बहुत ठंड वाले क्षेत्र साइबेरिया से पक्षी हजारों मील दूर से उड़ते हुए हमारे देश में आते हैं, क्योंकि उस देश की अपेक्षा हमारे देश में ठंड कम पड़ती है और यहाँ प्रवास के लिए आते हैं। अंडों को दे करके बच्चों को जन्म देते हैं। बड़े होने के बाद वो यहाँ से गर्मी के सीजन में चले जाते हैं। तो ये प्रवास के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। उनका भी शिकार करना मना है। और हमारे बिहार में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार के बेगूसराय के कांवर झील में इनको देखा गया है। राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार हम लोग वहां भी देख सकते हैं। साइबेरिया, न्यूजीलैंड से बहुत सारे पक्षी उड़ करके आते हैं। अब बात आती है एक रेड डाटा बुक की। इसमें एक सर्वे के हिसाब से उसको गिनती रखी जाती है विलुप्त प्राय होने वाले पौधे, जंतु, पक्षियों को अलग अलग बुक्स में, उसके अलग अलग बुक होते हैं, पुस्तिका होती है जिसमें कि उसको चिन्हित करके उसका पूरा डाटा रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक कहते हैं उन्हें। अच्छा, हम लोगों को मनुष्य की आबादी भी काफी बढ़ रही है, रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो हम लोग जंगलों को काट करके समतल मैदान बनाते जा रहे हैं। लेकिन उसके उलट अगर देखें तो हम लोग जंगल को काट के किसी अन्य जानवरों का आवास को भी बर्बाद कर रहे हैं। यही कारण है कि समय समय पर जंगली जानवर शहर या गांव में घुसकर चले आते हैं आवास और भोजन की तलाश में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जितने, अगर कम से कम एक पेड़ कटे तो एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे पेड़ पौधों की भी संख्या बरकरार रहेगी और फल फूल की भी कमी नहीं होगी, जंतुओं का आवास भी बना रहेगा और औषधीय पौधे संतुलित रहेंगे और हमें न दवाई की कमी होगी, न जलावन के लिए लकड़ी इत्यादि की भी कमी होगी। तो अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग बात करते हैं कुछ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क की और वहां पाए जाने वाले जंतुओं की। तो जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, 1936 में उसका स्थापना हुआ था। वो बाघों का क्षेत्र है, वहां पाए जाने वाले जंतुओं में से बाघ हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य असम, एक सींग वाला गेंडा, गिर अभ्यारण्य गुजरात, सिंह चीतल सांभर जंतु वहां पाए जाएंगे। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार का जो बाघ के लिए जगह है। कांवर पक्षी विहार बिहार का प्रवासी पक्षियों के लिए वहां पक्षी पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया बिहार, हिरन, नीलगाय वहां जंतु पाए जाएंगे। बेतला नेशनल पार्क पलामू जो झारखंड में है, लकड़बग्घा और लोमड़ी वहां पाए जाएंगे।
कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बाघ और हिरन। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटका। भारतीय पक्षी, अच्छा, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, जिसकी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, प्रवासी पक्षियों का जगह है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, बाघ का। सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य उड़ीसा, बाघों के लिए है। नंदन कानन अभ्यारण्य जो काफी फेमस है उड़ीसा का, बाघों के लिए है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, बाघ और हिरन के लिए है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा, पक्षियों के लिए। थैंक यू। आप लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है, बच्चे काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं, संतुष्ट हैं। जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं क्लास 8, इस वर्ष का आखिरी सेशन का समय चल रहा है, फिर भी मैं चाहता हूं कम से कम समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ दे पाऊं क्लास 8 के बच्चों को। जो भी जुड़ना चाहे मेरे मोबाइल नंबर 9570965351 पर आप हाई करके जुड़ सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन क्लास के लिए इनवाइट करूंगा। बिहार के किसी भी क्षेत्र के बच्चे जुड़ सकते हैं। ओके, बाय।